हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी 24/7 चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग आज का करंट अफेयर देखेंगे। ठीक है, चलिए। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क चेन्नई में बनाया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होता क्या है। ठीक है दोस्तों, जैसे विदेश से हमारा व्यापार होता है तो वहाँ से जो सामान आता है, माल वगैरह आता है, तो उसको रखने के लिए जो स्टोरेज क्षमता, जो जगह है ना, उसको बोलते हैं मल्टी स्टोरेज, उसको बोलते हैं लॉजिस्टिक पार्क। ठीक है, क्योंकि वहां से जहाज माल लेकर के आया और यहाँ रखा और फिर यहाँ पे माल उपलब्ध रहेगा जो हम एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से, तो तुरंत यहाँ से उठाएगा, चल देगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं लॉजिस्टिक पार्क। तो यही बनाया जाएगा, पहला चेन्नई में बनाया जाएगा। वैसे इंडिया का 9 स्टेट है जहाँ से हम व्यापार करते हैं, समुद्री स्टेट है। ठीक है, तो सब जगह पे बनाया जाएगा, लेकिन पहले चेन्नई में बनाया जाएगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे सब जगह बनाया जाएगा। इससे हमें व्यापार करने में काफ़ी आसान होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम पड़ेगा, है कि नहीं। कि तो ये जो लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है, यहाँ तक रेलवे लाइन की कनेक्टिविटी भी बिछाया जा रहा है। ठीक है, तो इससे हमारा काफ़ी कॉस्ट कम पड़ेगा। ठीक है, कोई सामान अगर बाहर से 10 रुपये में आ रहा है तो हमारे पास आते हैं तो उसका दाम 50 रुपये हो जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारे ज़्यादा पड़ता है। उसी को कम करने के लिए ये पार्क बनाया जा रहा है। ये लॉजिस्टिक पार्क बन जाएगा ढेर सारा। सबसे बड़ा वैसे चाइना के पास है। ठीक है, और इंडिया में अभी बन रहा है। तो वही होता है लॉजिस्टिक पार्क, जो मेनली बंदरगाह वगैरह, पोर्ट वगैरह पे जो होता है, सामान रखने का जो कैपेसिटी होता है, उसी को बोलते हैं लॉजिस्टिक पार्क। ठीक है, चलिए। तो भारत में पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क चेन्नई में बनाया जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्री चेन्नई, तमिलनाडु के पास भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी ने RIL को चेन्नई के करीब भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने का अनुबंध दिया है। ठीक है, जो नितिन गडकरी जी हैं वो रिलायंस इंडस्ट्री को दिए हैं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट। इसमें 1424 करोड़ रुपए की इस परियोजना को PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत लागू किया जाएगा। इसे अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया। PM गति शक्ति योजना के तहत ये लागू किया जाएगा। इस परियोजना की कुल रियायत अवधि 45 वर्ष है। पहला चरण 2025 तक होगा। सबसे पहले 3 लॉजिस्टिक पार्क पूरा किया जाएगा 2025 तक। ठीक है, उसके बाद आगे जो बनेगा। यह परियोजना रानीपेट, अंबूर, तिरुपुर, बेंगलुरु के द्वितीयक बाजार समूह को भी सेवाएं देंगे। आसपास के बाजारों को भी फायदा होगा, वहां से आसानी से माल उठा लेगा, अपने बाजार में इजिली ले जाएगा। ठीक है, जो विदेश से आएगा वहाँ पे रखा रहेगा, वहाँ पे इजिली इंडिया में भी बहुत सारा कॉस्ट बचेगा। ऑटोमोबाइल के पार्ट पुर्जे, सीमेंट, चीनी उद्योग, हर चीज़ में फायदा होगा अगर लॉजिस्टिक पार्क बनेगा तो। और सबसे अच्छा फायदा है कि हम लोगों को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि लोगों को चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महंगा नहीं मिलेगी, कम रेट पे उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो लॉजिस्टिक पार्क बनाना जरूरी था। तो भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क चेन्नई में बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत नो मनी नो टेरर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ठीक है, भारत नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का मेजबानी करेगा। यानी कि कोई भी देश पैसा जो है सही चीज़ में यूज करे, उसको टेरर फंडिंग में यूज ना करे। जैसे हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, पैसा लेता तो है काम करने के लिए, डेवलपमेंट के नाम पर वो यूज कहाँ करता है? टेरर को बढ़ावा देने में। ठीक है, तो तीसरा मंत्री स्तरीय नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन इस साल 18-19 नवंबर को नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया जाएगा। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का उद्देश्य आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने पर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा के लिए मंच तैयार करना। अगर कोई कंट्री आतंकवाद पे पैसा खर्चा करता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उसके लिए चर्चा के लिए मंच तैयार करना कि हाँ भाई, ये कंट्री आतंकवाद पे पैसा खर्चा कर रहा है। इस सम्मेलन में आतंकवाद के वित्त पोषण के तकनीकी कानूनों, नियामक और सरकारी पहलुओं पर चर्चा शामिल है। इसका उद्देश्य आतंकी वित्त पर ध्यान केंद्रित करने वाले अन्य उच्च स्तरीय आधिकारिक और राजनीतिक चर्चाओं के लिए गति निर्धारित करना है। ठीक है, इसका नो मनी फॉर टेरर, इसका सम्मेलन होगा नई दिल्ली में 18-19 नवंबर को, और ये तीसरा मंत्री स्तरीय सम्मेलन है। ठीक है दोस्तों, समझ गए हम कि नो मनी फॉर टेरर क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं। ग्लोबल कार्बन बजट 2022 का रिपोर्ट जारी किया गया है।
ग्लोबल कार्बन बजट 2022 11 नवंबर 2022 को जारी किया गया। यह रिपोर्ट ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के द्वारा जारी की गई। वैश्विक कार्बन बजट 2022 के प्रमुख निष्कर्ष वैश्विक कार्बन उत्सर्जन 2022 वातावरण में 40.6 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड तक पहुंचने की उम्मीद है। यह प्रक्षेपण 2019 में उत्सर्जित 40.9 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के उच्चतम वार्षिक योग के करीब है। ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए आवश्यक कार्बन उत्सर्जन में गिरावट का कोई संकेत नहीं है। अभी कोई भी संकेत नहीं है कि हमारा कार्बन उत्सर्जन में कोई कमी हुआ है। यदि वर्तमान उत्सर्जन स्तर जारी रहा तो अगले 9 वर्षों में 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। अगर इसी तरीके से हर देश कार्बन का उत्सर्जन करता रहा तो 9 साल में 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा। 2021 में चीन जो 31%, सबसे ज्यादा चीन जो है कार्बन का उत्सर्जन करता है 31%, अमेरिका 14% और यूरोपीय संघ 8% वैश्विक कार्बन में प्रमुख योगदान करता है। सबसे ज्यादा चाइना, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद यूरोपीय संघ, और भारत का हिस्सेदारी कितना है 7%। ठीक है दोस्तों, तो जो कंट्री सबसे ज्यादा ज्ञान देता है वो सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस मुख्य बिंदु क्या है? 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय 10 नवंबर 2021 को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिया। क्यों लिया? क्योंकि इस दिन भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य घोषित किए गए थे और यह आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण रहेगा। 15 नवंबर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बिरसा मुंडा की जयंती की तारीख है। ठीक है, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती दिवस भी है, इसलिए ये याद भी रहेगा। बिरसा मुंडा कौन थे दोस्तों? बिरसा मुंडा भारत की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने शोषक ब्रिटिश उपनिवेश व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वह मुंडा जनजाति के थे। उन्होंने 19वीं शताब्दी में वर्तमान बिहार और झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में एक भारतीय आदिवासी धार्मिक सत्यवादी आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो वह जनजातीय समूह से थे और इन्होंने बिहार झारखंड में इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। ठीक है, बिरसा मुंडा। तो इन्हीं के जन्म दिवस पे 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। इसी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने 10 नवंबर 2021 को किया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। पाकिस्तान ब्याज मुक्त बैंकिंग पर को लागू करेगा। पाकिस्तान सरकार इस्लामिक कानून के तहत 2027 से देश में ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली लागू करने की योजना बना रहा है। ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली क्या है? ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली की अवधारणा बैंकिंग के इस्लामिक रूप से ली गई है। यह नैतिक मानकों के आधार पर काम करती है। मुसलमानों को किसी भी प्रकार ब्याज देने या प्राप्त करने से रोकती है। इसे इस्लाम के आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी उपकरण माना जाता है। ठीक है, इस्लामिक बैंकिंग हुआ। इस्लाम में ब्याज लेना और देना दोनों हराम माना जाता है। ठीक है, यानी मुफ्त का चीज लेना और देना दोनों हराम माना जाता है। पाकिस्तान में मौजूदा ब्याज आधारित बैंकिंग प्रणाली को खत्म करने के लिए पहली याचिका 1990 में संघीय शरिया अदालत में दायर की गई थी। ठीक है, 1992 में एफएससी के 3 सदस्यीय पीठ ने देश में ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली लागू करने की मांग की थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने घोषणा की कि सरकार ने देश में ब्याज के आधारित बैंकिंग प्रणाली से छुटकारा पाने के लिए एफएससी के फैसले को लागू करने का फैसला किया है। उन्होंने घोषणा की कि पाकिस्तान का केंद्रीय बैंक और सबसे बड़ा राज्य के स्वामित्व वाला बैंक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एफएससी के फैसले को चुनौती देने वाली शीर्ष अदालत में अपनी अपील वापस लेगा। ठीक है, मेनली पाकिस्तान में यह है कि इस्लामिक बैंकिंग लागू किया जाए। इस्लामिक कानून वहाँ चलते ही हैं और वहाँ पर इस्लामिक बैंकिंग लागू किया जाएगा ताकि कोई इंटरेस्ट ना ले। ठीक है, यही है वहाँ का मतलब, शरिया कानून। नेक्स्ट, 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। ठीक है, हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस के उत्सव का नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह संघ इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन द्वारा किया जाता है। इतिहास, विश्व मधुमेह दिवस 1991 में विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह संघ द्वारा शुरू किया गया था।
भारत में लगभग 77 मिलियन लोग मधुमेह से पीड़ित हैं और चीन 116 मिलियन मधुमेह रोगियों के बाद 7 सूची में सबसे आगे है। मतलब चीन सबसे आगे है डायबिटीज पेशेंट में। अब इंडिया भी कोई खास पीछे नहीं है, 77 मिलियन है, दूसरा स्थान इंडिया का ही होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार वैश्विक मधुमेह के बोझ में भारत का योगदान 15% है। ठीक है, वर्ल्ड में इंडिया का स्थान है 15%, लोग कंट्रीब्यूट करते हैं दुनिया में। और वैश्विक मधुमेह अनुसंधान में मतलब उसमें सहयोग में मतलब उसके टीका इस सब में 1% है। हाल ही में भारत में मधुमेह संबंधी रेटिनोपैथी में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो यहीं तक था दोस्तों, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।